नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूं कि आलमी सतह पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव की कैफियत है उससे न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि सारी दुनिया में एक हलचल पैदा हो गई है और जो सनतकार हैं वो कई एक खदशात का इजहार कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके तयक़ुनात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर इसराइल के बातों में आकर ईरान पर हमला करता है तो फिर दुनिया की तबाही यकीनी हो जाएगी। खास तौर पर आप देखेंगे कि आलमी सतह पर जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बहुत उसमें गड़बड़ पैदा हो जाएगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। इसी तरह सारी दुनिया में महंगाई अपनी जगह बना लेगी, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अगर तबाह होता है तो अमेरिका भी तबाह हो जाएगा, अमेरिका भी मुंतशिर होने के पूरे चांसेस है। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त जबकि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका पर जो एक्सटर्नल डेट है यानी बैरूनी कर्ज है वो तकरीबन 36 खरब डॉलर है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मफादात के लिए क्या करते हैं, क्या अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या सारी दुनिया को और अमेरिका को खास तौर पर जंग में झोंक देते हैं, ये एक अहम सवाल है। और आपको ये भी बता दें कि ईरान पूरी तरह तैयार है और ईरान ने कह दिया है कि हमारे लिए ये जो सूरत हाल है करो या मरो की सूरत हाल है और हम किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और हमारे फोर्सेस की जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर्स पर हैं और कभी भी अगर ट्रिगर दब जाएगा तो अमेरिका उसके निशाने पर होगा, इसराइल उसके निशाने पर होगा और खास तौर पर ईरानी जो पासदारान इनकलाब है वो तल अवीव को निशाना बनाएंगे। अब अमेरिका की जान निकल जाएगी क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि तोते की जान यानी जादूगर की जान तोते में जिस तरह होती है, अमेरिका की जान इसराइल में है। और इसराइल अगर मार खाएगा तो समझिए कि फिर हाल क्या होगा, क्योंकि अमेरिका असली टेक्नोलॉजी पर और बड़े बड़े जो उसके पास दबावे हैं या फिर आप देखेंगे कि मिसाइल्स है, क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, उस पर इतरा रहा है। लेकिन अमेरिका को अच्छी तरह अंदाजा है कि तालिबान ने उसे किस तरह जलीलो कार करके वहां से मार निकाला था अफगानिस्तान से और उसकी जो सुपर पावर की जो पोजीशन थी उसे अपने पैरों तले रोन दिया था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिका अब ये नहीं कह सकता कि ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान खास तौर पर आप देखेंगे पासदारान इनकलाब है और खास तौर पर ये लोग वो है जो मौत का पीछा करते हैं और जो कौम मौत का पीछा करती है तो जिंदगी उसे लिपेट लेती है, उसे अपने बाहों में ले लेती है। तो यकीन मानिए कि अगर ईरान इसराइल पर हमले करना शुरू कर देगा तो सारे मशरिक़ वस्ता में एक नई तबाही व बर्बादी का आगाज होगा। वैसे भी नाज़रीन, ये तो ईरान की बात है, लेकिन जहां तक खबरों का सवाल है हम आपको बताते हैं कि बीआरएस सरबराह केसीआर को नोटिस जारी की गई थी और इस सिलसिले में कि फोन टैपिंग केसेस आपको बता दूं कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में कम से कम कांग्रेस और बीजेपी के 600 से जायद कायदीन के फोन टैप किए गए थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी फोन था। तो बहरहाल उस सिलसिले में एक आईपीएस ओहदेदार जो मफरूर हो गया था, प्रभाकर उसका नाम है, उसके बने बयान की बुनियाद पर और दूसरे लोगों की बयान की बुनियाद पर एक खुसूसी जो तश्कील शुदा टीम थी SIT और वो भी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर BC सजनार की क़यादत में इस टीम को तश्कील दिया गया था। उस टीम ने अब तक बीआरएस के 3 अहम लीडरों से पूछताछ की है, जिसमें सबसे पहले हरीश राव, सेकंड नंबर पर आते हैं KTR और थर्ड नंबर पर आते हैं संतोष। इन तीनों से कई घंटों तक पूछताछ की गई फोन टैपिंग केस में। और अब इस SIT ने जो नोटिस जारी की साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को और के चंद्रशेखर राव ने उसका जवाब भी दे दिया और कहा कि मैं आज यानी जुमे को 3 बजे उन्हें पेश होना था। उन्होंने कह दिया कि मैं पेश नहीं होऊंगा क्योंकि जो बल्दी इंतखाबात हैं यानी रियासत में तकरीबन 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशन के इंतखाबात होने वाले हैं 11 फरवरी को और 13 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तो बहरहाल उस सिलसिले में वो मसरूफ है और उन्होंने ये भी कहा कि CRPC की दफा 160 के तहत कोई भी
शहरी जो 15 साल से कम उम्र हो या फिर 65 साल से ज्यादा का उम्र का हो, उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ नहीं की जा सकती, बल्कि उसके घर पर जाकर आपको पूछताछ करनी होती है। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि सिद्दीपेट में वाक़ केसीआर का जो फार्म हाउस है उसमें अब एसआईटी पहुंचेगी और केसीआर से पूछताछ करेगी, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि केसीआर जो वक्त देंगे उसके हिसाब से वो बात करेगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है, पहली चीज जो ईरान का जो मामला चल रहा है, ये समय पहले अमेरिका को सोचना चाहिए, वेनेजुएला नहीं है, गए वहाँ के सदर को पकड़ के ला लिए, कैप्चर करके, चूहे को पकड़ते नहीं, ऐसा पकड़ के ला लिए। ये वो सिचुएशन, वो सिनेरियो नहीं है। और दूसरी चीज, लड़ने के लिए रियाज साहब टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, अज़्म हौसले की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। मामूली, आपको मालूम है चंद दिन पहले मामूली हिजबुल्लाह जो है ना, इन्हें चने चबा दिया था इसराइल के। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कैसा, यानी इतनी जियाले किस्म के होते हैं लोग, ये लोग डरते नहीं मौत से जाना। तो आप खाली जो है ना टेक्नोलॉजी बता के, हथियार बता के उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बोला बिल्कुल रेडी है, हम आइए। तो ये जो है ना सब इसराइल के बहकावे में आके जो है ना ये हरकतें कर रहा है, ट्रम्प जो हरकतें कर रहा है। तो इससे न सिर्फ उसकी तबाही है, पूरे मिडल ईस्ट की तबाही है इससे। यानी वो साफ कहा है, ईरान ने कहा है कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, यानी जहाँ जहाँ इनके बेसिस है हर कंट्री में हम उसको निशाना बनाएंगे और ये हमारा बिल्कुल तयशुदा है। और नॉमिनल तौर पे पूरे गल्फ कंट्रीज कह रहे हैं कि नहीं रोको, ये इसको जो ना होने मत दो तसादुम। लेकिन अमेरिका अपने फोर्सेस पूरे भेज रहा है वहाँ पे, आप देख रहे हैं पूरे लेटेस्ट किस्म के हथियार वहाँ पे जमा कर रहा है और इतना टेंशन पैदा कर रहा है कि लोग काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और ईरान भी जो है ना अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दिया है मिडल ईस्ट, और वो कह रहा है कि हम तो बिल्कुल रेडी हैं, हम डरने वाले किसी से नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत भयानक सिचुएशन है। अगर देखा जाए तो अगर वाकई रियल में अगर ये होती है तो पूरा मिडल ईस्ट जल जाएगा जो है ना, क्योंकि तेल की जो रसद है वहीं से होती है पूरी। और वो तो बोल दिए कि हम तो करो या मरो ख़त्म, हम तो कुछ भी डरने वाले नहीं है। और पहले वो इसराइल को निशाना बनाने के लिए कहा है कितना इसराइल, बताइए। जी अच्छा। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, मोसाद के बारे में आपको बता दूं कि खुद अमेरिका के कई सियासतदानों ने कहा है कि ईरान में जो अवामी एहतजाज का बहाना बनाया जा रहा है उसमें हर 3 एहतजाजियों में एक मोसाद का एजेंट शामिल है। तो आप अंदाजा कीजिए कि मोसाद के एजेंट्स को कई गिरफ्तार किया गया है ईरान में और उन्हें फांसी पर भी लटकाने का सिलसिला जारी है। और अमेरिका को इसीलिए तशवीश है कि ईरान में जो मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए हैं कहीं उन्हें फांसी पर लटकाया ना जाए। तो बहरहाल अब आप देखिए कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 800 से ज्यादा मोसाद के जो एजेंट्स है ईरान की तहवील में है। और अमेरिका अगर कुछ हमला करता है, ऐसा वैसा करता है, तो यकीन मानिए कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएंगी और उन्हें सजाए मौत पर, उनकी जो सजाए मौत है उस पर अमलावरी कर दी जाएगी। उन्हें फायरिंग स्क्वाड के तहत मार दिया जाएगा या फिर फांसियां पर चढ़ा दिया जाएगा, सूली दे दी जाएगी, सूली पर लटका दिया जाएगा और उनका हाल बहुत बुरा कर दिया जाएगा। और ईरानी जो हुकाम है वो ये भी कह सकते हैं कि अवामी जो यानी बरहमी का वो शिकार बन गए हैं। तो बहरहाल अब मोसाद के एजेंटों की खैर नहीं है ईरान में। अगर अमेरिका ऐसी वैसी हरकत करता है तो समझिए कि हालात खराब हो सकते हैं। सबसे पहले इसराइल का नुकसान होगा, उसके जो मोसाद खुफिया एजेंसी है उसका नुकसान होगा। और ईरान, मैं समझता हूं कि 1 मिनट की भी ताखीर नहीं करेगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो फौरी उन कम से कम 800 मोसाद के एजेंटों को वो यानी कैफरे किरदार तक पहुंचा सकता है। और ये अमेरिका के लिए और नेतन्याहू के लिए, इसराइल के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा और ईरान की फतह की पहली अलामत होगा। बिल्कुल साहब, देखिए जब आप इश्तालंगेजी करेंगे तो वो छोड़ेगा कैसा? जी। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए, दूसरों को आप कमजोर समझ रहे हैं, अपने आपको बहुत बड़े जुल्मखां समझ रहे हैं। इतना बड़ा आप स्टेप लेने जा रहे हैं। ट्रम्प के बारे में कह रहा हूं कि वहां पे तो अमेरिका में आपको मिड इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए, तो मतलब इतनी गैर यकीनी सूरत से 2-4 रही है, सियासी इसका कैरियर खत्म होने वाला है शख्स का। जी जी। तो वैसे में जो है ना बड़े बड़े जो है ना रिस्क लेके ऐसी हरकतें कर रहा है। लोग इतने परेशान है, लोग डिस्टर्ब है वहां के। कैसा आप देखेंगे अमेरिका में भी कैसा मार दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, खवातीन को मार दे रहे हैं, जिसको चाहे इमिग्रेशन जो होते जा रहे हैं। इतना बुरा निशाना बना रहे हैं, रोड पे घसीट के मार रहे हैं। अरे एक मासूर बच्चे को मार दिए। पूरी दुनिया में इसके इमेजेस फैले हैं। टारगेट ऐसा कर रहे हैं बुरी तरीके से, बता नहीं सकता हूं। और तो आप देखिए वहां पर भी एहतजाजी मुजाहरे होने चाहिए। बहुत हो रहे बराबर वहां पे लोग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इसको एक्सपोज नहीं करता। ये प्रॉब्लम है ना इनका। तो फिर भी वहां पे हो रहे हैं। अवाम वहां पे इतने तंग आ चुके हैं इसकी हरकतों से कि वो लोग जो है ना रोडों पे निकल के काफी एहतजाज चल रहा है वहां पे, अमेरिका में भी हर रोड पे जो है ना। लेकिन ये शख्स जो है अपनी जिद में बैठा हुआ है। एक तो सैकिक आदमी है, एक तो जो चाहे, कोई भरोसा नहीं जबान का, एक्शन का इसके, कभी भी कुछ भी बोल देता, कभी भी कुछ भी कर देता। तो आवाम को मालूम है कि ये गैर यकीनी सूरत पैदा कर दे के आदमी, एक आदमी नॉर्मल आदमी चाहिए जो अमेरिका को चला सके। लेकिन इसके एक्शंस कुछ है, बातचीत कुछ है,
इन्हें कितना तजाद पाया जाता है, आप देखें और करें। अब देखिए कि अब ये जैसा कि आपने तजाद की बात की और उनकी जो बात एक होती है, काम एक होता है, कौल और फेल में बहुत ज्यादा तजाद पाया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मंजर यहाँ पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ जो हमारा ताकतवर जो बहरी बेड़ा है वो तो पहुंच रहा है, और इसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि ये ताकत इस्तेमाल ना की जाए तो बेहतर है। अब अंदाजा कीजिए, एक तरफ ये शख्स कह रहा है कि हम बहरी बेड़ा रवाना कर रहे हैं। अरे बहरी बेड़ा अगर आप रवाना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपके इरादे ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके अज़ाइम ठीक नहीं है, और बुरी नीयत रखते हैं आप ईरान से मुताल्लिक, और आपको फिर कहते हैं कि नहीं, इसका इस्तेमाल ना किया जाना बेहतर है, एक तरफ कहते हैं। और एक तरफ और कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत करना भी जरूरी है, और ईरान से हमने बातचीत भी की थी, और ईरान से बातचीत के जरिए मसला हल भी हो सकता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ईरान पर हम कंडीशंस लगाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कंडीशंस उन्होंने लगाए हैं, और कहा कि ईरान ने अपने जो यानी न्यूक्लियर प्लांट्स में जो इनरिच्ड किए हैं, यानी यूरानियम को अफजूदगी की है, उस यूरानियम को उनके हवाले कर दें। जैसे कि अब ये छोटा सा वेनेजुएला है या फिर वियतनाम है, ये छोटे छोटे मुल्क है, उसी तरह ये बात कर रहे हैं। ये बड़े भाई, ये तारीख की सुपर पावर रह चुका है ईरान, और यकीन मानिए कि ईरान और रूम को जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में वो सुपर पावर्स होने के बावजूद भी अपने पैरों तले इस्लामी फौज ने रोन दिया था, और यकीन मानिए अमेरिका का हशर वही होने वाला है, ऐसा लगता है। रियाज साहब, उस जमाने में सिर्फ 2 ही जो है ना सुपर पावर्स दुनिया में थी, सुपर पावर जो है ना, एक रोमन एम्पायर और एक फारस। तो ये जो है ना तारीखी तौर पे दे आर वेरी पावरफुल, दे आर सुपर पावर्स हैं, ये दुनिया पे हुकूमत करे सो। तो इनको जो है ना, ये लोग क्या समझते हैं कि छोटा मोटा क्या वेनेजुएला है, पकड़ के लाके वो चूहे कैसा उसको पकड़ के बंद करते जाए। तो और ये जो हरकतें है ना रियाज साहब, एक बीमारी होती है, बाइपोलर डिजीज जो है ना, तो उसकी कुछ निशानियां हैं इसके अंदर जो है ना, यानी कभी कुछ कह रहे हैं आप, कभी कुछ करें, कभी बोलें कि हम तो भेज रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि इस्तेमाल हो जाए, जबकि इसराइल खुद जो है ना एनपीटी पे आज तक साइन नहीं किया, मतलब न्यूक्लियर पे डेमोना में ओपनली जो है ना पे हथियार बनते हैं, इसको खाली बहाना करके इन्हें जो है ना अफजूदगी कर रहा है, यूरेनियम इनरिच कर रहा बोल के उस पे बहाना करके जो है ना भेज रहा। अरे मेरे भाई, मगर अरब ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, उन्हें ये सवाल उठाना चाहिए कि हालिया अरसे के दौरान कभी आप देखिए इसराइल में जल्जला नहीं आता, हालिया अरसे के दौरान जल्जला आया है, और ये कहा जा रहा है कि वो जल्जला नहीं था बल्कि इसराइल ने जौहरी धमाका किया था, तजुर्बा किया था। बिल्कुल यकीनन किया था। तो अरब ममालिक को सुधर जाना चाहिए, मुस्लिम ममालिक जो है उनको होश पे आना चाहिए। और ये अगर आप देखेंगे जो ट्रंप कहता है जी हुजूर, कब तक जी हुजूर कहते रहेंगे? अरे भाई, हमारा अपना भी ईमान है, हमारा अपना भी फर्ज है, हमारा अपना भी मुल्क है, अपने मफादात है, उनको देखे। अगर ट्रंप अपने मफादात देख रहे हैं तो फिर मुस्लिम और अरब ममालिक अपने मफादात क्यों नहीं देखते? जी हुजूरी में लगे हुए हैं बस खाली जो है ना। और अगर देखा जाए तो नेटो के तर्ज पे लोग जो है ना एक फोर्स बना सकते हैं, लोग बना सकते हैं। मुस्लिम कंट्री, इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के मेंबर्स हैं। अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करें, मतलब क्या स्ट्रेटजीज है इनके, बताइए। थोड़ी बहुत कोशिश टर्किया कर रहा है, थोड़ी बहुत कोशिश 2-3 कंट्री कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अमली जामे कब पहनेंगे ये? अरे भाई, आपके पास इस कदर दौलत है, आपके पास कुदरती वसाइल है, आपके पास तेल है, आपके पास मिनरल्स है, आपके पास कीमती धातें हैं, हर चीज आपके पास है, लेकिन आप है कि अमेरिका के साथ जो यानी उसके मरहून मिन्नत रहे हैं, उसके मोहताज हो गए हैं। अरे हमारे को बेबसी की कोई जरूरत नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि आज आप सिद्दीक साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है, आप अंदाजा कीजिए कि जिस वक्त आपने देखा कि इसराइल की अगर हम बात करते हैं, इसराइल की जो आबादी है तकरीबन 9 मिलियन आबादी है, यानी 90 लाख आबादी है, और 57 इस्लामी ममालिक की फौज जो आप देखेंगे, जुमला फौज को मिला लें 90 लाख फौज नहीं है वहां पर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है जो है ना। उसके बावजूद पोजीशन देखिए आप उसका कैसा है जो है। ये अमेरिका के मरहून मिन्नत ही है, वो उस पर डिपेंड है, लेकिन उसको एग्जाम लेते हुए आप भी यूनाइट कीजिए ना, अपने एग्जाम्पल के तौर पे करिए ना, एग्जाम्पल देखते हुए। अरे वो तरक्की कर रहा है, आपको भी तरक्की कर सकते हैं आप, बिल्कुल जो है ना। और खाली क्यों हैबत खाए हुए अपने अपने मुल्क में जो है ना, अमेरिका के बेसेस है वहां पे, दिल्ली के एयर बेस है वहां पे, उससे खौफजदा क्या, खौफजदा नहीं, क्या वजह क्या है, मेरे समझ में नहीं आता जाना इतना। जी। तो कई ऐसी चीजें हैं, तो गौर करके बैठे, खाली मीटिंग बुलाते हैं, ये मीटिंग वो मीटिंग जो है ना, करारदाद पेश करके कंडम करके खत्म, बर्खास्त चले आते हैं। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका अजीब गरीब बातें कर रहा है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को न सिर्फ बदनाम कर रहे हैं बल्कि अमेरिका की अहमियत को भी डोनाल्ड ट्रंप ने घटा दिया है। यहाँ तक कि अमेरिकी जो ओहदे सदारत है उसको भी उन्होंने, उसकी भी अहमियत घटा दी है। अब तो वो एक मौज़े मजाक बन गया है, और आप देखेंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का लोग सारी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं। हद तो यह है कि आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 39 या 40 मुल्कों पर के जो शहरी है उनके
के अमेरिका में आमद पर मुकम्मल और जुज़वी पाबंदी आयद की है, तो उनमें से कई गरीब मुल्क हैं, वो अमेरिका के जो शहरी है उनकी आमद पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। तो आप अंदाजा किए कि अमेरिका को इस तरह का बुरा वक्त अमेरिका पर कभी नहीं आया था, वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आया है। अब अफ्रीकी मुमालिक भी अमेरिका को नजरअंदाज कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ाने लगे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक सुपर पावर का सवाल है, अगर ये गुरूर और तकब्बुर करते हैं तो अल्लाह ताला यानी कुदरत जो है वो उनके गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए काफी है। और ये नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका के पास असली हथियार है, अमेरिका के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा डिफेंस बजट है, ये नहीं देखना चाहिए। बल्कि आपको देखना चाहिए तालिबान, जिनके पास तोरा बोरा के अलावा, वादी पंजशीर के अलावा, पहाड़ी इलाकों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन आपने देखा कि उन तालिबान ने और अफगान मुजाहिदीन ने रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका की फौज को कब्रिस्तान बना दिया था, वादी पंजशीर को और तोरा बोरा को और पहाड़ों को। और आपने देखा कि आज अफगानिस्तान इस कदर खुद मुख्तफी हो गया है कि अमेरिका भी खुद परेशान है। जैसा आप बड़े मजे की बात है, आपने सुना होगा कि जैसा ये ग्रीनलैंड का जो किस्सा चला है, जी। डेनमार्क, वहां पे लोग जमा हुए, वहां के शहरी जमा के बोले के हम पैसे जमा करें ताकि हम कैलिफोर्निया लेने वाले हैं, कैलिफोर्निया बेचो हमारे को। हाँ, देखिए आप कितना मजाक उड़ा रहे हैं। बड़ी स्टेट को बोले कि हम रेडी हैं खरीदने के लिए, हम बेच दो हमारे को। तो वहां के यहाँ पे हो रहा है ना, तो हमको भी बेचो, एक स्टेट बेच दो, हम पैसे देते तुम्हारे को। कितना भोंडा, कैसा मजाक है। देखिए आप बेइज्जती जो है ना इतने सुपर पावर के ऊपर अंदा लगाइए। आम पब्लिक कह रही है कि हम सब फंड जमा करें ताकि हम चाहेंगे कि हमको एक स्टेट फरोख्त कर दीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब अमेरिकी जो आवाम है उनका शऊर जागना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अमेरिका की ये शख्स किस तरह बेइज्जती करवा रहा है, उसकी अहमियत को घटा रहा है। अमेरिका की बहुत ज्यादा अहमियत होती थी। आप अंदाजा कीजिए कि बरतानिया अब चीन की तरफ जा रहा है तिजारत के लिए, कनाडा जो अमेरिका का हलीफ हुआ करता था वो चीन की तरफ जा रहा है। और आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कनाडा पर भी कब्जा करेंगे और उसको हमारी रियासत बनाएंगे। अरे भाई, पहले 50 रियासतों को आप संभाल लीजिए। अमेरिका में 50 रियासतें हैं, ग्रीनलैंड को अब 51वीं रियासत है, कनाडा को 52वीं रियासत, ऑस्ट्रेलिया को 53वीं रियासत बताने की बात करते हैं। पहले तो अपने आप को संभल कर दिखाइए, चलते हैं तो आपका ऐसा लगता है कि कब गिर जाएंगे। जी हाँ, और आप टैरिफ बोल के इतना मजाक बना देते, हुआ क्या? ईयू का इंडिया से मुआहदा हो गया, इधर आ रहे हैं मिलके लोग। अरे बरतानिया खरीद हलीफ है भाई, वो जा रहा है चीन की तरफ, वो चीन की तरफ जा रहा है। और इंटरनेशनली जो है ना नए जो है ना कई जो है ना हलीफ बनते जा रहे हैं, इन्हें ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। ये महज इसकी टैरिफ की पॉलिसीज की, टैरिफ की धमकियों की तरफ से जी हाँ, सारे लोग परेशान है माशी तौर पे। ये तो तंग करके रखा है इन्हें जो है ना, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा जाना। जी, मैं समझता हूँ कि जो इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी परेशान हो गए होंगे। वो परेशान है, कुछ भी नहीं है, वो लोग भी उनके बेबस है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं। उसको मुंतखब कर दिए, सेलेक्ट कर दिया जाना। और सुमेवा प्रॉब्लम ये रिपब्लिकन पार्टी का है, रिपब्लिकन पार्टी उसको लेके ही जाना। और आप देखेंगे कि अजीब गरीब खवातीन के बारे में जिस तरह की उनका यानी इजहार ख्याल होता है, वो कहते हैं कि उनकी जो सेक्रेटरी है यानी व्हाइट हाउस की जो सेक्रेटरी है उसके होठों की वो तारीफ करने लगते हैं। अरे भाई, वो किसी की बीवी है या किसी की बेटी है, आप तो इस तरह की तारीफ करेंगे तो बुरी बात है। आज तो यह है कि आज एक कोई अमेरिकी शहरी से बात हो रही थी, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर ये जो ट्रंप है, उन्होंने यहां तक कहा था कि किसी तकर्रुर के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, कि मैंने फलां शख्स का तकर्रुर इसलिए किया कि मैंने उसको और उसकी बीवी को घोड़सवारी करते हुए देखा, हॉर्स राइडिंग करते हुए देखा और मुझे बीवी अच्छी लगी, जिसके नतीजे में मैंने उसका तकर्रुर किया। इससे बढ़कर पागलपन की, इससे बढ़कर जुनून पसंदी की, इससे बढ़कर दिमागी पसमानदगी का सबूत क्या हो सकता है? इतनी मजाक खेज वाक़यात हो रहे हैं, ऐसा यकीन नहीं है, पब्लिक भी एंजॉय कर रही है ना। डेवोस में जब गए तो वहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है ना, एक इतनी बेहतरीन जो है ना, उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे। जी। एविएटर कंपनी की थी वो। तो देख के उन्होंने फौरन बोले कि हु इज दिस गाय, बोल के बहुत परेशान हो गया। ऐनक देख के, इतनी ब्यूटीफुल ऐनक लगा रहा है, बैठा हुआ है वो, वहां के मौसम के हिसाब से वो पहन के गया। जी। तो उस पर उन्होंने तबसरा कर रहे हैं जाना कि अरे वाह क्या हैंडसम दिख रहा है आदमी जो है ना, ऐनक लगा के हंस रहे हैं सब के सब लोग जो है ना। तो बताइए, रोजाना एक नई जोक्स आ रहे हैं, नए शौक, नए जोक्स। ये अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क का सदर इस तरह बात करता है तो ये अमेरिकियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है और इससे गुरेज करना चाहिए। अमेरिकियों को समझना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और अगर अमेरिकी आप देखेंगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो किस तरह खवातीन को, 3 बच्चों की माओं को गोली मार दे रहे हैं, यहाँ तक एक माजूर है उसे गोली मार दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। ये अजीब गरीब चीजें हैं। इंसानियत वहां पर सांस या दम तोड़ रही है और ये बेचारे है कि अजीब गरीब बातें करते हैं।
हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात करते हैं तेलंगाना की, बात करेंगे ये, इस पर फिर दोबारा वापस आएंगे कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है, क्योंकि सोने की कीमत के बारे में हम आपको वाकिफ करवाना है। कल तक जो सोने की कीमत 1,83,100 रुपए था, आज उसमें 11,000 रुपए की कमी आई है। और यह भी कहा जा रहा है कि पहले तो 11,000 रुपए कहा गया, फिर बाद में कहा 6.8% की कमी आई है, बाद में कहा गया है कि बहुत ज्यादा कमी आई है, 25,000 रुपए की भी कमी आई है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस तरह की खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी, तौसीक नहीं हो सकी। लेकिन 11,000 रुपए की जो कमी आई है उसके बारे में तो तौसीक हो चुकी है। जी जी जी। और चांदी के बारे में भी, चांदी के बारे में वाकई सही आपने कहा है। चांदी जो अब मैं समझता हूं कि 3,32,000 तक पहुंच गई है, पहले 4 लाख के ऊपर हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत फर्क है। और अब इकोनॉमिस्ट ही कह सकते हैं कि ये एकदम जो है ना नीचे क्यों गिर गई, इतनी एकदम से तेजी से इतना बड़ा इन्हें कीमतें उछाल आई, फिर नीचे गिर गई, क्या वजह है? आलमी जो हालत है, तब्दीलियां आलमी तौर पे, शायद उसके रीजन की वजह से जो है ना ये तब्दीलियां आ रही है ना। जी जी जी। तो हालांकि लोग पहले से बहुत परेशान थे जाना कि भाई कैसा होगा, बोले कौन एक्सेस करेगा, शादी में सोना कौन देगा, चांदी कैसा देंगे बताइए जाना, तो लोग परेशान थे। तो ऐसे में एकदम गिरावट आना कुछ समझ से बाहर है रियासत जाना। भैया ऐसा लग रहा है आलमी सतह पर कोई बड़ा गेम चल रहा है, और उसी के और खासतौर पर जो ईरान का मसला है, अमेरिका ने उसे एक बहुबुड्ढा में तब्दील कर दिया है, यानी उसके जरिए डरा रहा है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक को डरा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। मशरिक़ वस्ता को ममालिक को समझना चाहिए कि अमेरिका ईरान को लेकर ये इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 फरवरी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होने वाले हैं, 116 बल्दियात के इंतखाबात होने वाले हैं, और आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। और आपको ये बता दूं कि अब बीआरएस ने दावा किया है कि वो इस मरतबा यानी बल्दियाती इंतखाबात में गैर मामूली मुजाहरा करेगी और कांग्रेस को पछाड़ देगी। लेकिन आपने देखा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में 10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के इंतखाबात हुए थे, और कांग्रेस ने 67% ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया था। उसके बाद बीआरएस के बारे में भी कहा जाता है कि उसका भी मुजाहरा कोई बुरा नहीं रही था, नहीं था, यानी बहुत ही अच्छा मुजाहरा था, अच्छी कारकर्दगी का उसने मुजाहरा किया। तो अब देखना है कि बल्दी इंतखाबात जो 11 फरवरी को मुनक़िद होंगे, 13 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जहां तक हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सवाल है, ये इसके इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, हालांकि 10 फरवरी को जीएचएमसी की मियाद खत्म होने वाली है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि केसीआर अपने फार्म हाउस से निकलेंगे और फिर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, और किस तरह इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। ताहम अब यह भी देखा जा रहा है बड़ी दिलचस्पी के साथ कि कविता का क्या किरदार होगा, क्या कविता अपनी नई पार्टी कायम करते हुए इन बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, या खुद को इन इंतखाबात से दूर रखेंगी, ये भी एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल, बीआरएस काफी असर पड़ा रहा साहब, उन्हें जो बेटी गई उनकी टूट के अलग पार्टी बना ली, तो ये लोग कमजोर हो गए, लोग पहले की तरह नहीं है। और जो सरबराह हैं वो भी काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बीमारी मुब्तला हैं, और अक्सर फार्म हाउस पे ही रहते हैं अक्सर जो है ना। और रही सही जो कसर है वो केटीआर करते हैं और हरीश राव, दोनों मिलकर उसको पार्टी को चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी, और हुकूमत कांग्रेस के लिए भी लिटमस टेस्ट है ये, और उनके लिए मालूम होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ है, नए नए जो तरक्याती काम है, आवाम की भलाई के जो काम हो रहे हैं, वो कितना आवाम उससे खुश हैं, क्या है वो जो है ना पता चल जाएगा इसमें जाना। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना है कि क्या होता है तेलंगाना में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये कि रेवंत रेड्डी हुकूमत का भी इम्तिहान है, आजमाइश है, लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वह तेलंगाना में वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी इंतखामी सियासत का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह का होता है तो फिर समझिए कि ये जो सियासी अदावत है, सियासी मुखासिमत है या दुश्मनी है, वो जोर पकड़ती जाएगी, और इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि सबका नुकसान होगा। आज और वैसे भी इख्तिदार का जहां तक सवाल है, इख्तिदार हमेशा मुस्तकिल नहीं रहता। आप देखेंगे कि मोदी मोदी के नारे लगाने वाले आज मोदी के मुजस्सिमों पर चप्पलों की बारिश कर रहे हैं, उनके मुजस्सिमे जला रहे हैं। और किस लिए जला रहे हैं? यूजीसी जो कवायद बनाए गए थे, उन कवायद में एसटी एससी और ओबीसी के जो है उनके मफादात की बात की गई थी, उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवाना रखने के लिए कवायद तरतीब दिए गए थे। उन कवायद के खिलाफ तमाम आलाजात के लोग उठ खड़े हुए, और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस यूजीसी के नए कवायद पर यानी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कवायद बना दिए गए थे, गाइडलाइंस बना दिए गए थे, उन पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो अंदाजा लगाइए कि जो आलाजात के लोग हैं वो किस कदर बाअसर होंगे कि तकरीबन 80 करोड़ की आबादी है, एससी एसटी ओबीसी और अकलियतों को मिलाया जाता है, तो उनको कोई अहमियत अदालत नहीं दे रही है, बल्कि चंद लोगों के लिए उस पर रोक लगा दिया गया है, स्टे दे दिया गया है। बिल्कुल,
इसी तरीके से रियाज साहब ये जो मनरेगा स्कीम है उसको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना चाहिए फैसला कि किस तरीके से लोग तबाह ताराज किए जो है नहीं, अगर कोई आला जात के लोग करेंगे तो बराबर आ जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट कर लेंगे लोग जो है। हाँ, जी जी जी। तो ऐसी हरकतें जो है ना, अब जैसा कि आप जानते हैं 30 जनवरी है, जी, जी। महात्मा गांधी की शहादत का दिन है। जी, जी। 1948 30 जनवरी को जो है ना आपको शहीद किया गया था। तो अब सवाल पैदा होता है, सारे लोग जो है ना खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, सुब्ह कर रहे हैं, फूला निचौर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जाके जो है ना, लेकिन ये लोग ये बताइए कि इनके इंटरनली अंदरूनी तौर पे इनके क्या एहसास है बताइए। अब बीजेपी जो शुरू से जो है ना बाज़ाब्ता उसको जो है ना जो सबसे बड़ा टेररिस्ट जो खत्म किया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पहला दहशतगर्द, उसको जो है ना स्टैचूज बना के उसको फूल पहना रही है, क्योंकि वाकई ये लोग जो है ना इन्हें सीरियस हैं दिल से कि वाकई जो आप महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करें, मेरी समझ से बाहर है। एक मुहावरा है देखिए हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी जिसे उर्दू ज़बान भी कहा जाता है, तो उसमें एक मुहावरा है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। जी, बस वही है, वही है जो है ना, दिखाने को तो आप ऐसा बता रहे हैं कि जा रहे हैं जो है ना आप राजघाट पे जा रहे हैं, जाके जो है ना हर चीज़ वो जो भी आज शहीदों का दिन जो बनाया जाता है उसके ऊपर बड़े सिंसियर इजहार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर बैकडोर से आप जो है ना दहशतगर्दों को भी आप जो है ना आप देते जा रहे हैं साइड। तो अजीब व गरीब ये जो है ना ये हॉल ऑफ फेल में कितना फ़र्क है इनके, बताइए जरा। और आप देखिए कि ये जो लोग हैं राम का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में अगर गांधी जी की बात करते हैं, बाबा कौम महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान का जो पहला सबसे पहला दहशतगर्द था, उसने जिस अंदाज में गोलियां मारी और जिस वक्त गोली मारी, तो बाबा कौम महात्मा गांधी के जो ज़बान पर अल्फाज थे वो थे हे राम। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लामा इकबाल ने भी श्री रामचंद्र जी को इमामुल हिंद कहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये लोग सिर्फ राम का नाम लेते हैं, काम जो करते हैं वो राम का नहीं बल्कि काला नेमी का काम करते हैं। काला नेमी आपको बताता हूँ कि रावण का मामू था ये, और बहुत ही खतरनाक था ये, और अपना भेष बदल कर देवताओं को सताया करता था। ये असातिरी कहानी है। तो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों को खुद, अब आप देखिए, योगी को काला मैनी कहा है किसने? ये योगी ने शंकराचार्य को काला मैनी कहा है, और शंकराचार्य ने योगी को काला मैनी करार दिया है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म को मालूम है कितनी बड़ी क्या तारीफ करते हैं, कैसी डॉक्ट्रिन थी महात्मा गांधी की, कई जनरेशन इससे इंस्पायर होंगे जो है ना। कौन कहते हैं? ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं जो है ना। जी जी जी, कई ऐसी चीज़ें उनके महात्मा गांधी हमको सीखने की जरूरत है, हमारी कई जनरेशन इससे मुतासिर है, होंगी फ्यूचर में। कैसी ऐसी सीरियस बातें कर रहे हैं। मैं विचारों को कोई स्क्रिप्ट लिख कर देता है तो वो पढ़ देते हैं, क्योंकि खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया गांधी जी को नहीं जानती थी, और स्पिलबर्ग की जो फिल्म आई थी गांधी, उसके बाद गांधी को जानने लगी, मालूम हुआ कि ये भी कोई गांधी है बोल के। तो फिर कैसी बात कर रही है, समझ नहीं आता। तो ऐसी तारीफ कर रहे हैं, देखने के उनको जो है ना कि ये तो बहुत जो है ना ऐसी इंस्पिरेशनल शख्सियत थी इनकी, इनसे कई जनरेशन मुतासिर हुई, इनकी सच्चाई की तारीफ कर रहे हैं हर चीज़ पे। फिर सच्चाई पे आप अमल क्यों नहीं करें? फिर बताइए, फिर आपकी सच्चाई कहाँ गई फिर जाना? जी जी, नेहरू को भी आप कुछ भी बोल देते हैं। सारा जो कंस्ट्रक्शन दुनिया जो हिंदुस्तान जो बना है नेहरू की बदौलत बना है। अरे जदीद हिंद के बीमार हैं वो। बिल्कुल, कितना तरक्की हुई है सिर्फ नेहरू के पीरियड में हुई है, उसके बाद कहाँ इनके पीरियड में? आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बिल्कुल, आप क्या करते हैं? खाली जो है ना इब्तिदा करते हैं, खाली जाते हैं, संगे बुनियाद रखते हैं, खत्म। इससे हट के और करे क्या, आप बताइए जरा। नहीं, बहरहाल पंडित नेहरू से सबक सीखना चाहिए और गांधी जी से सबक सीखना चाहिए। वैसे भी वज़ीर नरेंद्र मोदी अपने आप को फ़कीर कहते हैं, और कहते हैं कि फ़कीर है, थैला लेकर निकल जाएगा, बैग लेकर निकल जाएगा। तो आपको बताता हूँ, आपको बैग लेकर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप महात्मा गांधी के नक्श कदम पर चलिए। और महात्मा गांधी के बारे में आपको बताता हूँ कि उन्होंने जब हिंदुस्तान का रेल में सफ़र किया, तो एक मुकाम पर उन्होंने देखा, हो सकता है वो महाराष्ट्र का मुकाम हो, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक खातून है, जो कुछ ख़वातीन थे, जिसमें एक खातून के ऊपरी हिस्से में, अपर पार्ट में उसके कपड़ा नहीं था, और वो साड़ी या धोती बांधी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ देखा, और कपड़े धो रही थी, और तब से उन्होंने अपर जो जिस्म के ऊपरी हिस्से पर किसी किस्म का कपड़ा पहनने से मना कर दिया था। और आपको ये बता दूं, क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस तरह के कपड़े रेबतन कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, बैरूनी मेहमानों से उनको मिलना पड़ता है। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो भी गांधी जी की तरह हो जाएंगे। यानी जो गांधी जी का हशर किया था हिंदुस्तान के पहले यानी दहशतगर्द नाथूराम गोडसे ने, कोई और एक गोडसे उतरेगा और फिर इनका भी काम तमाम कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत है ये। फिर भी हम जो है ना इसकी देखिए दहशतगर्दी की हम बहुत हमेशा जो है ना मजम्मत करते हैं, सब करते हैं,
मगर आप कौम के लिए क्या करें ये बताइए, कौम हाँ। की खिदमत क्या करें आप ये जी बताइए। हाँ। कितनी परेशानी के आलम में, महंगाई का जो आलम देखिए, जॉब्स नहीं है, कोई चीज नहीं है। अरे आप जी 10 जी। साल में क्या दिए बताइए यहाँ के अवाम को। अरे आज हमारी करेंसी की जो वैल्यू है सिद्दीक साहब, $1 बराबर हो गया है 92 रुपए के, बिल्कुल। जबकि 55 रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में डॉलर के जो अगेंस्ट जो हमारे रुपये का कदर थी, रुपये की वैल्यू थी, वो आपको बताऊं 55 रुपीज एक बराबर था $1 के। उस वक्त अमिताभ बच्चन और आप देखेंगे कि कई अक्षय कुमार और ये आपने एक यानी कई और फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा था कि मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को की मईशत को कमजोर करके रख दिया है। अब ये 92 रुपये बराबर होते हैं $1 के, तो क्या इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? जी हाँ। अच्छा रियाज साहब, एक सवाल है कि आप बोलिए, अब आप बजट पेश करेंगे, निर्मला सीतारमण कल पेश करना है, बिल्कुल, और तकरीबन 5-6 कंटिन्यू कितनी 9 मरतबा। जी जी। तो बताइए कि वाकई शीज कोई इकोनॉमिस्ट है या इसके पास नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिस्ट नहीं है। बीजेपी जिसे चाहे इकोनॉमिस्ट बना सकती है और बीजेपी जैसे चाहे काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्पोर्ट्स के बारे में जानता नहीं है, उसे वजीर खेलकूद बनाया दिया जाता है। आईसीसी का आप बता दूं, जो चेयरमैन है अमित शाह का बेटा जय शाह, उसके बारे में अगर आप तहकीक कर लें तो अंग्रेजी जबान पर उसे अबूर हासिल है और ना ही वो बैट पकड़ने के काबिल है, लेकिन आईसीसी का चेयरमैन है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है इनके पास। जो खलमदान दिए जाते हैं ऐसे लोगों को दिए जाते हैं इनके पास, जो है ना। अब बताइए, अगर देखा जाए तो कोई बड़े इकोनॉमिस्ट को काबिल लोगों की कमी नहीं है वहाँ पास। जी जी। वो पोस्ट दिया जाता किसी को, जो है ना। और ये खातून अजीब अजीब बयान देती है, कभी निकल जाती है, फोटो को तलाश करती है, जो है ना। आप मालूम है ना वाकयात, इससे राशन शॉप में जाके चेक करके बोलती है कि फोटो क्यों नहीं लगाया तुम वहाँ मोदी की, ऐसी हरकतें करती। तो ऐसी खातून को जो है ना, आप जो है ना इंपॉर्टेंट खलमदान जो पूरी इन्हें हिंदुस्तान की पूरी जान होती है, आप जो है ना दे दिए उसको, जो है ना। अरे मेरे भाई, हिंदुस्तान की मफादात में अच्छे एक इकनॉमिस्ट को या माहिर इक़्तिसादियात को ये पोस्ट दिया जाना चाहिए। तो वैसे भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो पसंदीदा चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र है, वो भी इस पोस्ट के लायक थे। जी बिल्कुल। रियाज साहब, आप यकीन करेंगे 2-3 तो जो है ना नोबेल लॉरेट है हमारे पास इकोनॉमी के मालूम। जी हाँ। वो बेचारे, उनसे मशवरा तो लेते हैं आप, उनके ऊपर भी एहतियात नाजिल होता मालूम, उनके खिलाफ भी बोलते रहते लोग, बेचारे डरे सहमे रहते हो। बंगाल के 2-3 जो हैं वो बेचारे हैं, वो लोग भी डरे हुए रहते हैं। कह रही कि हमारे पास अमृत्या सेन है और एक है ना, और एक बनर्जी, वो लोग डरे हुए रहते हैं इनके। वो लोग तो फिर कोई कुछ मदाखलत ही नहीं कर रहे हैं, नहीं करे, खामोश बैठे हुए ना। तो ऐसे लोगों को अगर आप लेते तो देश के लिए कितना भला होता बताइए। मशवरे लेते हैं आपका मसला। आप मत दीजिए उनको, पोस्ट मत दीजिए, लेकिन आप मशवरे तो ले सकते ना मुल्क की तरक्की के लिए उनसे। बिल्कुल, मुल्क की तरक्की के लेने चाहिए, हिंदुस्तान को तरक्की के राह पर गामजन करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मुहिब वतन हिंदुस्तानी है, कभी वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करके कोई अपना उल्लू सीधा कर ले। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना ही नहीं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का सवाल है, या फिर हैदराबाद दक्कन मुमलिकत आसिफिया हैदराबाद दक्कन का सवाल है, तो दुनिया में एक बेहतरीन और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के 600 से ज़ायद प्रिंसली स्टेट्स या नवाबी रियासतों में अगर सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता, सबसे ज़्यादा खुशहाल, सबसे ज़्यादा दौलतमंद अगर कोई रियासत थी तो वह हैदराबाद दक्कन थी, और वो थी आसिफ जाही सल्तनत। और आपको ये बता दूं कि ऐसे में आपने देखा कि कुछ साल पहले जो निज़ाम के जवाहरात थे, निज़ाम के जेवरात थे, जो निज़ाम के जो कीमती हीरों से मुज़य्यन जो जेवरात थे, वो तकरीबन पीसेस जो उसके थे 173 पीसेस बनते हैं, उसे हुकूमत हिंद ने बराए नाम कीमत में खरीद लिया। और आपको ये बता दूं कि आज वो जो जेवरात है वो प्राइसलेस है, सारी दुनिया में इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। और उसके बावजूद आपको बता दूं कि राज्यसभा में एक सवाल किया गया कि क्या हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर या आसिफ जाही सल्तनत के जो जेवरात है, जिसे निज़ाम ज्वेलरी कहा जाता है, उससे 173 पीसेस पर मुश्तमिल है, क्या उसे हैदराबाद में मुस्तकिल नुमाइश के लिए रखा जाएगा? और तो ये कहा गया कि नहीं, हैदराबाद में हम नहीं रखेंगे। हालांकि अवाम, हैदराबादी अवाम का हक है, तेलंगाना के अवाम का हक है इस पर, और इस सिलसिले में तेलंगाना के जो तमाम पॉलिटिशियंस है या हुकूमत है, उसे हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से मुतालिबा करना चाहिए। तो बहरहाल मरकजी वजीर सकाफत शेखावत ने राज्यसभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में यह बताया कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सख्त तरीन सिक्योरिटी में ये जेवरात रखे गए हैं। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि उसमें वो हीरा भी शामिल है जिसकी कीमत उस वक्त 1000 करोड़ रुपए थी, और आज मैं समझता हूं कि 2000 से 3000 करोड़ रुपए उसकी कीमत हो गई है। और
वो हीरा था जैकब डायमंड। और आपको ये बता दूं कि जैकब डायमंड आपको बताना जरूरी है कि नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर 25 साल की उम्र में यानी हुक्मरान बनाए गए उनके वालिद के इंतकाल के मौके पर। और 1911 में मैं समझता हूं कि नवाब मीर महबूब अली पाशा का इंतकाल हुआ। और उस वक्त जब ये जैकब डायमंड की बात की गई तो जैकब डायमंड का पता नहीं चल रहा था। और जब देखा गया नवाब मीर महबूब अली खां के हजारों जोड़ी चप्पलों, जूतों और सैंडलों के तलाशी ली गई तो वहां एक सैंडल के अंगूठे में ये हीरा फंसा हुआ पाया गया। और आप देखेंगे कि हुजूर निजाम नवाब मीर उस्मान अली खां की दौलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कीमती हीरा हुजूर निजाम एक पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, ये तारीख गवाह है। अच्छा, इससे साफ जाहिर है अब जो जेवरात की बात चल रही है साहब, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी आपकी नजर है जरा। जी हाँ, जी हाँ, कि मतलब उससे भी आप फायदा हासिल करना चाहते हैं, आप रखें, लॉकर्स में रखें, कई के लिए रखें, क्या करें आप, क्यों रखें, जो है ना आवाम को बताइए, एक्सेस करिए, बताइए, सिक्योरिटी में बताइए, आप क्या नहीं बता सकते, उस पर भी आपकी बुरी नजर है, इसका साफ जाहिर है इसका मतलब है। जी जी, अरे खुद तो पैदा करो, कुछ तो बनाओ अपनी हिंदुस्तान को, जो है ना, उसके ऊपर ये चीज़ों पे नज़र क्यों रहती है, इनकी समझ से बाहर है। जी जी, ये तो बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए, ऐसी नज़र पूरी बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर का सवाल है तो आपने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान को उन्होंने 5 टन सोना बतौर अतिया पेश किया था। मैं समझता हूँ कि ना टाटा, ना बिरला, ना मिरला, ना इरला, कोई भी नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इतना बड़ा अतिया, और RSS का कोई लीडर में भी हिम्मत नहीं है कि वो इस कदर अतिया दे। RSS भी नहीं, उसने हिंदुस्तान को इस कदर अतिया नहीं दिया। सिंपल आए, बोले आके जो है ना, शास्त्री जी आया कि मिलके बोले लाल बहादुर शास्त्री, और बोले कि हमको जरूरत है, ठीक है आप ले लीजिए, दे दिए जाना। बताइए, कुछ भी ना नेगोशिएट, कुछ भी बात ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है जाना। तो बताइए, मतलब इन्हें सखावत और इन लोगों का जो दिल था, उस कैसा सखावत लोग कैसा होते थे मुल्क के लिए, कितना वो लोग सोचते थे, बताइए जाना। हालांकि हुकूमत चलेगी थी उनकी जाना। जी, और लेकिन एक बात थी, वो जो कहते थे वो करते भी थे। उन्होंने कहा कि हमें सोना तो दूंगा, लेकिन ये जिन बॉक्सेस में लकड़ी के जो बॉक्स थे वो वापस करना पड़ेगा। तो अब अंदाजा कीजिए कि बात चीज़ें ऐसी होती है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर का सवाल है, उनसे कहा गया, उन्होंने ख्वाहिश की कि मुझे नई ब्लैंकेट ला कर दी जाए, और उसकी ब्लैंकेट की कीमत तकरीबन 5 रुपये बताई गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, जो पहली पुरानी जो ब्लैंकेट है वो मैं इस्तेमाल कर लूँगा। यानी आप अंदाजा कीजिए कि एक बादशाह रहते हुए और उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, हशमत की कोई कमी नहीं है, और वो ये कहता है कि मुझे 4 रुपए वाली ही ब्लैंकेट में मैं गुजारा कर सकता हूं। तो आपको बता दूं कि वो शख्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अतियात देता है, मुस्लिम इदारों को अतियात देता है। लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ मुस्लिम इदारों को नहीं, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अतियात दिया है। और महाराष्ट्र में उन्होंने कई ऐसे इदारे हैं मराठों के, उन्हें अतियात दिए हैं। तो ये है हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर। और आपको बता दूं कि उस वक्त जैसा कि आपने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का जो नारा लगाया जाता है वो लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ नारा है। कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ वो नारा था, इस्तिलाह थी। तो बहरहाल जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री की दियानतदारी देखिए, और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देखिए। अगर नरेंद्र मोदी के आप ऐनक की बात करते हैं तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई सस्ती ऐनक वो नहीं लगाते। अगर उनके जेब में जो पेन होता है, उनके ब्लेजर के कोट या ब्लेजर के जेब में, वो पेन की कीमत भी आप तस्वुर नहीं कर सकते। यहां तक अगर आप उनके शूज की बात करते हैं तो शूज का तस्वुर भी आप नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि नवाब मीर महबूब अली खां को जूते पहनने का बहुत शौक था, तो आपने देखा कि कितने हजारों दर्जन वहां पर जोड़े थे जूते, चप्पलों और सैंडल्स की। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की जो चप्पल है या शूज है उसकी भी कीमत का आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम आपको बताते हैं कि उनके घर वालों ने कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमारे पास कार नहीं है। तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5,000 रुपए का लोन लिया और एक फिएट कार खरीदी थी। ये होती है दियानतदारी, ये होता है लीडर, और ये होता है जय जवान जय किसान, और उसमें दम भी रहता है। लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुए बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन आज हर कोई उन्हें याद करता है, उनकी दियानतदारी को याद करता है, जय जवान जय किसान के नारे को याद करता है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक नारा लगाते हैं, पता नहीं किसने दे दिया था, तो बहरहाल वो नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और आप देखेंगे कि सबके साथ विश्वासघात हो रहा है। बिल्कुल साहब, अगर आप थोड़ा तस्वर कर ले, अगर ये 5 टन सोना बीजेपी वाले आके मांगते तो ये 5 टन सोना पूरा मुल्क को जाता था। जी 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 जी, कहाँ जाता था आप अच्छी तरह जानते हैं। जी जी जी, बहरहाल नाज़रीन हम लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे थे, जय जवान जय किसान की बात कर रहे थे। तो आप अंदाजा कीजिए कि क्या दियानतदारी थी, क्या ऐसे लीडर्स फिर अब दोबारा आएंगे? हरगिज़ नहीं आएंगे। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म जिस अंदाज में कहते हैं कि मैं तो फ़कीर हूँ, और लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि मैं तो किसान हूँ, तो बहरहाल वो किसान रहते हुए जवानों की मदद करते थे। तो
तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान यानी अखंड भारत की बात करते हैं, यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं, तो आपको बता दूं कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की सरहदें कहां कहां तक थी और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक हुक्मरान और जिसके बारे में ये जो बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है और उसकी कबील की जो जमातें हैं तमाम उस शख्स से नफरत करती हैं और वो है मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर को आपको बता दूं कि वाहिद हिंदुस्तानी बादशाह थे, हिंदुस्तानी हुक्मरान थे जिन्होंने अखंड भारत के तस्वुर को अमली जामा पहनाया था। और आपको ये बता दूं कि महात्मा गांधी, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी किस रियासत से ताल्लुक रखते हैं तो हर कोई ये कह देगा कि ये तो गुजराती थे। तो फिर आपको बता दूं कि ये पूछा जाएगा आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां के थे तो वो भी कहा जाएगा गुजरात के थे। तो उनमें और अब के मौजूदा हमारे वजीर आजम है या वजीर दाखिला है अमित शाह में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि औरंगजेब आलमगीर भी गुजराती थे, उनकी पैदाइश गुजरात में हुई थी। हालांकि आपको मालूम है वो गांधी जी भी गुजरात के, ये कायदीन भी गुजरात के, कितना फर्क है इनमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी गुजरात की पैदाइश है, किधर निजाम अली, किधर प्यास की डली, वैसे ही है। हालांकि ये भी गांधी की पैदाइश भी वहीं है, पोरबंदर की वहीं गुजरात की थी, ये लोग भी गुजरात के हैं। तो बताइए मुल्क को किधर लेकर डुबा दिए लोग, बताइए पूरा। वो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे मुल्क के लिए, जाना उल्टा नुकसान में ही चल रहा पूरा। तो बता रहा हूँ इस किस्म के और ऐसे ऐसे अजदहों को पाल के रखे। बताइए वो एक कायद है बीजेपी का, बाल मुकुंद आचार्य नाम है उसका, अब वो फिर से जो है ना पुकार रहा है जो ना कि अज़ां के पर पाबंदी लगाओ। अज़ां क्यों दी जाती है? इससे हमको डिस्टर्ब होता है जो ना। बताइए उसकी जो जहनीत का अंदाज़ा है, डिस्टर्ब होता है। जबकि कई मनादिर में ये भजना होती है, इनके फेस्टिवल में एक एक दिन 10-10 घंटे आपको चलाई जाती है। तो जब नॉइस पोल्यूशन जब नहीं होता रहा साहब, अब कहीं याद आ रहा है इनको बार बार जो अज़ां के ऊपर इनको एतराज़ है वो खुला हो रहा है कि भाई अज़ां आजकल तुम लोग रख लो, अलार्म लेके उठ जाओ, हमको क्यों सुनाते अज़ां। तो देखिए आप कितना जहरीला बयान दे रहा, देखिए आप जो है ना वो अभी इसका मशहूर है जो है ना, बहुत मशहूर लीडर है वो बीजेपी का जो है ना। तो बताइए ऐसी तंग नज़र लोगों के लोग पैदा करके रखे हैं जो है ना, सपोलों को जो लोगों को डसने के लिए तैयार हैं, काट के खाने के लिए। इसकी वजह से जो है ना मुल्क मतलब तकसीम हो जाएगा, क्या होगा उनको पता ही नहीं है बिल्कुल। तो ये जो है ना इनकी पॉलिटिक्स सियासत ऐसी है, जहरीली जो सियासत है, जिसकी वजह से जो है ना आम जनरेशन भी जो है ना मुतासिर हुई, यंग जो माइंड से वो लोग भी मुतासिर हो रहे हैं साहब। इनकी जो इन्हें तंग नजरी है उससे जो है ना ये लोग जितना हो सके अपनी पूरी एनर्जीज को लगा के छोड़ें कि किसी तरीके से जो है ना पूरी जनरेशन को जो है ना जहरालूद कर दिया जाए, पूरे माहौल को ख़राब कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में भी जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स है उनको मालूम है ये पॉलिटिक्स इनकी सिर्फ सियासत चलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। ये ठोस काम कुछ भी नहीं करें किसी का भी जाना, सिर्फ यही नफरत की सियासत पे बलबूते पे ये लोग कायम है और कुछ भी नहीं है जाना। जी जी आपने बिल्कुल कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हामिद अंसारी साबिक़ नायब सदर जमहूरिया का सवाल है तो उन्होंने जो बात कही है और उससे एक नया तनाज़िया पैदा हुआ है और उनके बाद में क्या जान है, हम ये इस बारे में सिद्दीक़ साहब से पूछते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। रियाज साहब कसूर उनका ये है कि उन्होंने कहा कि जितने लोग आप अटैक की बात कर रहे हैं, खासतौर महमूद गजनवी की जो बात कर रहे हैं, ये सब इंडियंस थे, ये लोग बाहर से नहीं आए। तो अब बताइए उनका कॉन्सेप्ट क्या था होगा उस वक्त जो इंडिया की जो सूरत हाल थी, अखंड भारत जिसको ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले, तो जब वो अखंड भारत का हिस्सा थे, यानी अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो बाहर के आदमी कैसा हुई ये बताइए। इनको जो तकलीफ है कि उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी भी इंडियन ही थे, बाहर के नहीं थे। तो वहाँ पे आके एक तनाज़ा लोग खड़ा कर दिए हैं कि भाई ऐसा कैसा होता, वो तो अफगानिस्तान से आया था। तो अफगानिस्तान आपके पास तो वो तो पुरानी बात अलग है, हमारी जो सल्तनत फैली हुई थी हिंदुस्तान की, पूरा बर्मा तक, अफगानिस्तान सब वहाँ तक आते थे लोग जो है ना। और अब आप जो नया शुरू करें शोशा कि हम अखंड भारत बना देंगे, अखंड भारत में अफगानिस्तान भी है, तो फिर एक मानो में इंडिया के ही छोगे वो जो है ना महमूद गजनवी। यही है ना सवाल। जी 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 नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और वो मंदिर लूटने के लिए आए थे। तो आपको नाज़रीन ये बताना ज़रूरी है कि सवाल ये भी किया गया, अगर महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आए हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दौलत थी, और तारीख में आया कि बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी बल्कि सोने के 20,000 सिक्के थे खाली। तो बहरहाल सवाल करने वालों ने कहा कि अगर ये कहा जाता है कि महमूद गजनवी अगर हिंदुस्तान आया और वो भी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया तो और उसको ढाने के लिए आया, तो फिर उसने रास्ते में जितने मंदिर थे वो क्यों नहीं तोड़े? सवाल पैदा होता बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल नहीं है। उसका आप तारीख उठा के देखें, जो सही तारीखदां हैं उनकी तारीख उठा के पढ़ें कि वो दौलत के लिए नहीं आया था, दौलत लूटने के लिए नहीं आया। क्योंकि उस जमाने में बाज मनादिर ऐसे थे जहाँ पे गैर कानूनी हरकतें हुआ करती थी, मालूम आपको। जी जी औरंगजेब के दौर की भी बात करूँ, जबकि औरंगजेब खुद जो है ना मनादिर को हथियार देते थे, तो कैसा मिसमार करेंगे बताइए। तो ये सब गलत सलत तारीख को लोग तोड़ मोड़ के पेश करके
जहनों को ख़राब कर रहे हैं लोग, यंगस्टर्स को जरा पूरे। जी जी, नहीं करना चाहिए। मैं बहुत समझता हूँ गलत कि है, बहुत बहुत बुरी गलत बात है है, पूरा। अच्छी बातें हैं, बहुत बुरी बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इस तरह की बुरी बात करने वालों का मैं समझता हूँ एहतसाब किया जाना चाहिए, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए और जवाबदेह बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे भी अब ऐसा लगता है कि अदालतें भी खामोश हो गई हैं, अदालतों की तवज्जो फ़िरक़ापरस्त दरिंदों के पास नहीं जा रही है, उन दरिंदों के पास जो मुल्क में अपनी इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए तबाही और बर्बादी का एक सैलाब लाना चाहते हैं। हम आपको नाज़रीन लिए चलते हैं आसाम। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा अभी अजीब व गरीब बातें करता है बेचारा, और आप देखेंगे कि किस तरह की बातें करता है। वो कहता है कि मियाँ जो हैं उनकी तबाही मेरी जिम्मेदारी है, उनको चकले लगाना मेरी जिम्मेदारी, इस तरह की वो बातें करता है। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की से नफरत के इस तरह का बयान ये देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है या फिर जो वहाँ की तहत की अदालतें हैं, कम अज़ कम उन्हें सोमोटो एक्शन तो लेना चाहिए कि इस तरह की बकवास क्या कर रहा है। जी हाँ। और आपको वो भी कहा उसने कि ये मियाँ भाया जो है ना पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएंगे, यहीं पे कंट्रोल, और मेरा ये मेरा टारगेट है, यहाँ से इनका सफाया करना है, मेरे को आसाम से इनको निकालना है। और वो अच्छा फिर बोलता है वो मियाँ भाई मैं लोगों मुसलमानों ने बोलो, खाली बांग्लादेशियों को बोलो। तो बताइए कितना जहरीला है इसको पता नहीं नींद कैसा आती है रियाज साहब, रात में सोता कैसा होगा, मेरे समझ से बाहर है, जो इतनी नफरत उसको भरी हुई है मुसलमानों से जाना। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नींद तो ज़रूर आएगी, और जब नींद आएगी हकीकत में तो फिर तब पता चलेगा कि नींद क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है, नफ़रत क्या होती है, अदावत क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। एक बात ज़रूर है कि मोहब्बत करके देखें तो पता चलेगा कि मोहब्बत पे कितना मज़ा होता है। अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत कीजिए, अपने भाई बहनों से मोहब्बत कीजिए, तो आपको एक अजीब एहसास होगा अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की राहत का, उसके सुकून का। और वरना सारा जिस्म आप देखेंगे कि अजीब व गरीब हालात से दो चार हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 इसराइल ने दरिंदगी का आगाज़ किया था, और 7 अक्टूबर 2023 से कम अज़ कम 73,000 फ़लस्तीनियों ने जाम जहादत नोश किया। और शर्म की बात यह है कि अमेरिका उसकी यानी गैर क़ानूनी और बेजा तायद व हिमात किया अमेरिका ने। और एक नहीं दो नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर सरकारी आदोशुमार को मान लिया जाए तो 71,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल होता है, जिसमें ज़्यादातर तादाद, जिनमें अक्सरियत जो होती है वो मासूम फूल जैसे फ़लस्तीनी बच्चों की और ख़वातीन की होती है, माओं की होती है। तो बहरहाल नाज़रीन अब इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 71,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास से अगर आपकी दुश्मनी है तो फिर फ़लस्तीनियों को आपने क्यों कत्ल किया, उनके कत्लेआम क्यों किया, उनकी नस्ली तत्हीर क्यों की, और उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक क्यों किया। तो बहरहाल नाज़रीन ये तो दुनिया है, हो सकता है कि आज आप कुछ कहल रहेंगे, लेकिन जब हकीकी अदालत में पहुंचेंगे तो वहाँ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।